जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कस फ्लो ऑफ एसी थ्रू रजिस्टर। एसी करंट का तो हमें पता है, अल्टरनेटिव करंट को हम एसी करंट कहते हैं, जिसमें जो उसका वेव फॉर्म है वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म आता है। कभी उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, फिर बढ़ के पॉजिटिव पीक पे चली जाती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती है, फिर नेगेटिव पीक पे आती है, फिर ज़ीरो पे आ जाती है। तो इस तरह से ये करंट अल्टरनेटिव करंट है। कभी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, कभी ज़ीरो हो जाएगी, कभी नेगेटिव में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कभी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिव या एसी करंट कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस जो टॉपिक करना है वो एसी थ्रू रजिस्टर हमने डिस्कस करना है, और साथ के आल्सो एक्सप्लेन द फेज रिलेशनशिप, और साथ ही हमने फेज रिलेशनशिप जो है वो कैलकुलेट करना है बिटवीन द एसी वोल्टेज एंड एसी करंट थ्रू द रजिस्टर। मतलब क्या है कि जब हमारे पास एसी करंट किसी रजिस्टर के अंदर से पास करेगा तो उस वक़्त उसके करंट और जो वोल्टेज है उन दोनों में किस तरह से रिलेशन होगा। बेसिकली हमें पता है कि रजिस्टर के अंदर से पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, तो पोटेंशियल बेसिकली वोल्टेज होते हैं और उस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करता है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर से जो करंट पास करेगा क्या दोनों इन फेज होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा। जब करंट बढ़े, जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या बढ़ेगी या कम होगी। तो ये सारा हमने यहाँ पे रिलेशनशिप देखना है, जिसको हम कहते हैं आल्सो एक्सप्लेन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द एसी वोल्टेज एंड एसी करंट थ्रू द रजिस्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एसी थ्रू रजिस्टर क्या है। हमारे पास यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो ये जो सिंबल होता है ये एसी करंट का है। एसी करंट जो यहाँ पे पोटेंशियल दे रहा है या जो ईएमएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है उसको हम यहाँ पे एप्सिलॉन से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है? इस सर्किट में इस पोटेंशियल के बिल्कुल सीरीज में लगा हुआ है एक रजिस्टर, इसको ये पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास ईएमएफ है, इस ईएमएफ की वजह से इस रजिस्टर के अंदर से या इस सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो होता है इसको हम आईआर करंट कहते हैं। और इसी ईएमएफ की वजह से जो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्रिएट होता है, इस पोटेंशियल को हम यहाँ पे वी आर का पोटेंशियल का हम नाम देते हैं। तो इस पूरे सर्किट को हम कहते हैं एसी करंट थ्रू ये रजिस्टर, एसी थ्रू रजिस्टर। तो ये हमारे पास जो है वो सारी डायग्राम है, इसकी उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास एसी सोर्स है जो कि यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे सर्किट को। इसकी वजह से जो करंट पास कर रहा है इसको आई आर इस वजह से नाम दिया हुआ है कि ये रजिस्टर के अंदर से करंट पास कर रहा है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं या जो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, इस पोटेंशियल को हम यहाँ पे वी आर का नाम दे रहे हैं। कंसीडर अ रजिस्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर विच इज कनेक्टेड विद एसी करंट जनरेटेड है व ई एम एफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर साइन ओमेगा डी टी एस शो इन अ सर्किट डायग्राम द लूप गिव एस ए रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हम जो कि एफएससी में पढ़ चुके हैं, बड़ी क्लासेस में हम आ चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन ओमेगा टी, साइन इस वजह से आया कि हमें पता है कि जो एसी करंट है वो साइनोसाइडल होता है, इस तरह का उसका वेव फॉर्म होता है, कभी वो पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी ज़ीरो। तो इस तरह का जो वेव फॉर्म होता है उसके साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है? साइन फंक्शन आता है, इस वजह से इसको साइनोसाइडल वेव फॉर्म कहते हैं। तो ये इसकी जो है वो वैल्यू है जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अगर इस लूप के ऊपर हम केवीएल रूल अप्लाई करते हैं या जिसको हम कहते हैं लूप रूल अप्लाई करते हैं, तब हमारे पास इसका जो लूप है वो कुछ इस तरह से आ जाता है कि जितने भी यहाँ पे पोटेंशियल है उन सारे पोटेंशियल का सम जो है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो। ये एप्सिलॉन हमारे पास ईएमएफ है जो हमने इस सर्किट में अप्लाई की हुई है। ये आगे इसके बाद जब हम करंट की डायरेक्शन में घूम के आगे जाते हैं, यहाँ पे देखें तो रजिस्टर के अक्रॉस हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लॉस होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, इस वजह से इसके साथ जो है वो नेगेटिव आ गया। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए सिर्फ दो ही पोटेंशियल है यहाँ पे, तो इस वजह से इज इक्वल टू क्या आ जाता है? ज़ीरो। एप्सिलॉन माइनस वी आर इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू जब यहाँ पे आ जाएगी तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वी आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ऊपर से एप्सिलॉन नॉट की जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वी आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा डी टी। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने यहाँ पे देखें कि जस्ट यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, मतलब ये सारा का सारा पोटेंशियल कहाँ पे जाके ड्रॉप हो रहा है? इस रजिस्टर के क्रॉस। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वालिटी को मानते हुए हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव कर ली। तो हमारे पास ये जो
इस पूरे सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल है, जिसको हम यहाँ पे एसी वोल्टेज का हम नाम दे रहे हैं, तो वो हमारे पास एसी वोल्टेज की वैल्यू आ गई है, जो कि एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, द एम्पलीट्यूड वी ओ आर, एम्पलीट्यूड इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, इस मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे वी ओ आर का नाम दे रहे हैं, जो कि इसका एम्पलीट्यूड है। द एम्पलीट्यूड वी ओ आर ऑफ द अल्टरनेटिव वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड एप्सिलॉन नॉट। ये कह रहा है कि ये जो इसकी वैल्यू है, इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू है जो कि रजिस्टर के अक्रॉस है, ये इक्वल है इस एप्सिलॉन नॉट के ऑफ द अल्टरनेटिव ईएमएफ। वी कैन राइट द अबव रिलेशन। इस रिलेशन को फिर इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या नाम दे सकते हैं? बेसिकली इस पूरी जो स्टेटमेंट लिखी इसमें ये कहा हुआ है कि वी ओ आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो फिर इस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ये वैल्यू जब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है वी आर इज इक्वल टू वी ओ आर साइन ऑफ डी टी। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल देख लिया, जो भी किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस ये जो पोटेंशियल लॉस हो रहा है उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू देख ली, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, द करंट इन द रजिस्टर इज गिवन बाय ओम लॉ। हमें पता है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल हो और रेजिस्टेंस हो तो तब हम उन दोनों की रेशो लेके तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो सर्किट के अंदर से जो पास होने वाला करंट है, इस करंट को आई आर का नाम देते हैं, और जितना पोटेंशियल है उसके अक्रॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस, इन दोनों की रेशो लेते हैं बाय ओम लॉ, तो हमारे पास ये आई आर आ जाता है। नेक्स्ट अगर वी आर, जो कि पीछे हम इसकी वैल्यू भी जो है वो वैल्यू हमने देखी है, जो कि वी ओ आर साइन ओमेगा डी टी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट कर रहे हैं, ये डिवाइडेड बाय आर जो है वो हमारे पास एज इट आर है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। आल्सो वी हैव कैलकुलेट एंड वी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस द वैल्यू ऑफ आई आर इज इक्वल टू आई ओ आर साइन ऑफ ओमेगा डी टी माइनस 5। तो हम यहाँ पे एक और भी करंट की वैल्यू पढ़ चुके हैं जो कि हमें पता है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ये लिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये वैल्यू हमने अभी खुद कैलकुलेट किया, लेकिन इस वैल्यू के बारे में हम जानते हैं, ये वैल्यू हमें पता है। तो वेयर आई ओ आर, यहाँ पे जो आई ओ आर लिखा हुआ इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ करंट इन रजिस्टर, तो यहाँ पे आई ओ आर जो है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड इन अ रजिस्टर है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 3, तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो वी गेट फेज कांस्टेंट फाई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हमारे पास जो रिजल्ट आता है, फाई किसके इक्वल है? वो 0 के इक्वल। क्योंकि आप देखें ये दोनों, अगर आप इस साइन और यहाँ पे जो साइन है दोनों को अगर एक दूसरे के इक्वल रखते हैं तो तब हमारे पास ये ओमेगा डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डी टी माइनस फाई आता है। तो ओमेगा डी टी कट जाएगा तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 एंगल है। द अबव वोल्टेज एम्पलीट्यूड एंड द करंट एम्पलीट्यूड आर रिलेटेड। तो मतलब फिर हमारे पास ये जो मतलब इसका अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर इस तरह से करना है कि आई आर जो है वो लेफ़्ट साइड के साथ कंपेयर हो जाएगा, साइन पूरा साइन के साथ कंपेयर होगा, साइन चूँकि एक दूसरे से सेम है तो यहाँ पे इसका एंगल एक दूसरे से के साथ कंपेयर होगा। एंगल को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है। लेकिन अगर ये देखें साइन से पहले वाला ये जो वैल्यू पड़ी हुई, यहाँ पे साइन से पहले ये जो वैल्यू, दोनों वैल्यू बेसिकली एम्पलीट्यूड है, इन दोनों को कंपेयर करने से वो कह रहा है कि द वोल्टेज एम्पलीट्यूड एंड द करंट एम्पलीट्यूड आर रिलेटेड है। तो तब हमारे पास यहाँ पे ये जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड और करंट एम्पलीट्यूड इन दोनों का आपस में ये रिलेशन है, चूँकि ये भी दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगे। आई ओ आर इज इक्वल टू वी ओ आर डिवाइडेड बाई आर, तो आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो है वो इसका रिजल्ट आ गया वी ओ आर इज इक्वल टू आई ओ आर। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है। द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 गिव द अबव वी आर एंड आई आर आर अ फंक्शन ऑफ अ साइन ऑफ ओमेगा डी टी। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी आर इज इक्वल टू वी ओ आर साइन ऑफ ओमेगा डी टी एंड आई आर इज इक्वल टू आई ओ आर साइन ऑफ ओमेगा डी टी। तो ये हमारे पास दो जो है वो रिलेशन आ रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमने लिया हुआ है, दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं। अगर हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे ये वी आर बेसिकली, इस इक्वेशन को देखें तो वी ओ आर तो कांस्टेंट है, तो ये वी आर डिपेंड करता है इस साइन ओमेगा डी टी के ऊपर।
जबकि आई आर देखें तो यहाँ पे आई ओ आर तो एम्पलीट्यूड है, ये कहाँ से है, तो आई आर डिपेंड करता है यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा डी टी। तो ये दोनों जो हैं डिपेंड करें साइन ऑफ ओमेगा डी टी। अगर ये दोनों के यहाँ पे एंगल सेम है और यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन दोनों के सेम है तो तब हमारे पास वी आर एंड आई आर दोनों क्या होंगे, इन फेज होंगे और सेम सिचुएशन में होंगे। तो तब हम यहाँ पे इसके बारे में जो है वो लिख सकते हैं, इट मीन्स बोथ करंट एंड वोल्टेज थ्रू रजिस्टर आर इन फेज। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आने की वजह से हम कह सकते हैं कि आई आर और वी आर दोनों जो है वो जब रजिस्टर के अंदर से करंट पास होता है और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो दोनों क्या होते हैं, दोनों जो है वो इन फेज होते हैं, बिकॉज देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम अकर एट द सेम टाइम। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो सेम टाइम में अकर हो रहे हैं। इसको समझने के लिए ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, मतलब ये जो हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है इस पोटेंशियल को हमने ये फुल लाइन के साथ इस तरह से शो किया हुआ है, जो कि हमारे पास ये वी आर आ रहा है। हमने इसको ऐसे जो है वो शो किया है, ये हमारे पास जो है वी आर का ग्राफ है। इस वी आर की वजह से रजिस्टर के अंदर से जो करंट पास होता है उस करंट का ग्राफ हमारे पास ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। ये अगर हम वी आर और आई आर दोनों की इक्वेशन को देखें तो दोनों का इक्वेशन जो मतलब ये जो डिपेंड करता है ये दोनों सेम क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, सेम फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस वजह से इनका यहाँ पे ग्राफ भी दोनों का क्या आता है, सेम आता है। जब दोनों का ग्राफ सेम है मतलब जहाँ पे दोनों की वैल्यू ज़ीरो वहाँ पे, जहाँ पे करंट की है वैल्यू ज़ीरो वहाँ पे पोटेंशियल की भी वैल्यू ज़ीरो, जहाँ पे करंट की वैल्यू पीक पे वहाँ पे पोटेंशियल की भी पीक पे, यहाँ पे दोनों ज़ीरो, यहाँ पे दोनों नेगेटिव पीक पे हैं, यहाँ पे दोनों जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों जो है वो पॉजिटिव पीक पे वैल्यू जा रही है, यहाँ पे दोनों जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, ये जो है वो ज़ीरो के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों हमें कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन फेज जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं द करंट एंड वोल्टेज वेव फॉर्म आर शो इन फिगर। तो ये जो करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म है दोनों हमारे पास जो है इन फेज इस वजह से है कि दोनों जो है वो यहाँ पे साइन फंक्शन इनका क्या है, सेम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल की पीक वैल्यू कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट। ये इस वजह से है कि पोटेंशियल जब हमने प्रोवाइड किया उसकी वजह से करंट पास हो रहा है और करंट को पास होने के लिए वहाँ पे मौजूद रजिस्टर के अंदर से कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से करंट का कुछ पार्ट यहाँ पे लॉस हो जाता है, इस वजह से इसकी पोटेंशियल वाली पीक की वैल्यू क्या कम है। तो अगर हम इसका ये यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं वर्टिकल लाइन के ऊपर तो इनका ये मैक्सिमम वैल्यू है, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू इनकी क्या है, पीक वैल्यू आती है, ये इनका एम्पलीट्यूड है। पोटेंशियल के वेव फॉर्म पे ड्रा किया तो ये पोटेंशियल की पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड आ गई, करंट के ऊपर ड्रा किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट हम देख सकते हैं द फेजर डायग्राम ऑफ अल्टरनेटिव करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो यहाँ पे फेजर डायग्राम की हेल्प से भी हम अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज को जब हम रजिस्टर के अक्रॉस उसको पास करवाते हैं तो इन दोनों का हम रिलेशन देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो फेजर डायग्राम बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है वोल्टेज और करंट की। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो पीछे हमने वोल्टेज वेव फॉर्म का जो ग्राफ ड्रा किया है उसको हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं। जो उनकी एम्पलीट्यूड वैल्यू है, जो उनकी मैक्सिमम पीक वैल्यू है उसको हम वेक्टर की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर यहाँ पे आप देखें जो उसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे इसके यहाँ पे शो किया हुआ, ये यहाँ पे शो किया हुआ, तो ये इसकी मैक्सिमम जो है वो पीक वैल्यू है। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी रजिस्टर के अंदर से जब एसी करंट पास करता है तो उसकी जो वेव फॉर्म है, एक तो पीछे हम उसको ड्रा करके देख चुके हैं कि वेव फॉर्म ऐसे भी हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उस वेव फॉर्म को हम एक वेक्टर की फॉर्म में भी हम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो वो वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से है कि ये वेक्टर कैसे बनता है, जब हम जो उसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू उसका एक वेक्टर लें और जो उसकी करंट की एम्पलीट्यूड वैल्यू उसका अगर हम वेक्टर लें तो ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर आता है। इस वेक्टर की लेंथ हम कितनी लेंगे, इस वेक्टर की लेंथ उतनी ही होगी जितनी कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद, इस वेक्टर की लेंथ हम कितनी लेंगे, यहाँ से लेकर जितना उनका एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आप जो लेंथ लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसकी करंट की लेंथ होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो उसकी वोल्टेज। हम वेक्टर जब भी ड्रा करते हैं तो उस वेक्टर की कोई ना कोई लेंथ तो होती है। लेंथ बेसिकली जो है वो इसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो है वो एम्पलीट्यूड वैल्यू है जो हम यहाँ पे लेंगे
अगर हम यहाँ पे देखें तो वोल्टेज की एम्पलीट्यूड वैल्यू ज़्यादा है, करंट की एम्पलीट्यूड वैल्यू कम है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखना चाहिए था ये IOR लिखना था, और यहाँ पे जो लिखना चाहिए था, ये चूँकि मैंने बुक से डायग्राम ली है वहाँ पे इसने थोड़ा सा मतलब गलत लिखा हुआ है कि यहाँ पे IOR आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, VOR आएगा। तो ये हमारे पास जो है, जो पीछे वेव फॉर्म है उसको अगर हम यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको फेज़र रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या फेज़र डायग्राम कहते हैं। उसको इस तरह से भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जितना उसका उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना उसका वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो ये इसकी लेंथ है। अगर हम इसका प्रोजेक्शन वाई लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं तो इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें तो हमारे पास ये जो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है IR और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की, ये हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आती है। तो अगर हमारे पास जो साइनोसाइडल जो वेव फॉर्म है, जो हमारे पास इस तरह से ग्राफ आ रहा है, उसका इस तरह से जो वेव फॉर्म बनता है, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका क्वार्टर हाफ जो है वो आता है, जो कि 0 से लेकर इसका एंगल कितना होगा, ये पाई बाय जो है वो 2, इस तरह से ये पाई बाय जो है वो 2 के इक्वल है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ लेते हैं और इसको इसका फेज़र डायग्राम हम ड्रा करते हैं, तो हमें कहाँ पे ड्रा करने पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको यहाँ से लेकर इसके पॉजिटिव पीक से 0 तक वैल्यू लेते हैं, तब हमें ये जो इसका फेज़र डायग्राम है वो ड्रा करना पड़ेगा इसका सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर हम इसका इस पोर्शन की बात करते हैं, 0 से नेगेटिव पीक पे वैल्यू ड्रा करते हैं, तो इसका हमें जो फेज़र डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका नेगेटिव पीक से 0 तक ड्रा करते हैं, तो तब इसका फेज़र डायग्राम हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे जैसे ये AC करंट यहाँ से बढ़ता हुआ, कम होता हुआ, 0 होता हुआ, फिर यहाँ पे 0 हो जाता है, तो इस तरह से हमारा ये जो जितनी स्पीड के साथ ये हमारा करंट चेंज होता है, उतनी ही स्पीड के साथ ये जो हमारे वेक्टर्स हैं जो कि एम्पलीट्यूड वैल्यू, वो इस तरह से रिवॉल्व करते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज जो है या काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह से रिवॉल्व करेंगे। तो ये जो है जितनी स्पीड के साथ इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, उतनी ही इनकी जो है वो एंगुलर स्पीड होगी। तो एंगुलर स्पीड यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा डी है, तो इस तरह से ये जो है वो रिवॉल्व भी कर सकते हैं। इसके फेज़र डायग्राम को लेके आगे जो है वो इम्पोर्टेंट इसके कुछ पॉइंट है वो हम देख सकते हैं। फेज़र एनालिसिस क्या है, द टाइम वेरिंग क्वांटिटी सच एज VR एंड IR बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फेज़र। आपने VI और VR की वैल्यू हमने फार्मूला देखा, VR इज इक्वल टू VOR साइन ऑफ नेक्स्ट इसकी वैल्यू थे ओमेगा डी इंटू टी। तो बेसिकली ये VR डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, और ये IR की अगर हम वैल्यू देखें तो IR इज इक्वल टू IOR साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी। तो ये भी IR भी डिपेंड करता है टी के ऊपर। तो ये हमारे पास है टाइम वेरिंग क्वांटिटीज़ हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फेज़र। तो जो सी भी हमारे पास ये टाइम वेरिंग क्वांटिटी आती है, इनको हम जो है वो फेज़र डायग्राम की हेल्प से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है, फेज़र वेक्टर क्या होते हैं। द फेज़र इज़ अ वेक्टर, बेसिकली फेज़र जो है वो वेक्टर होते हैं दैट रोटेट अराउंड एन ओरिजिन, जो कि जो अपने ओरिजिन के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। द फेज़र है एज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो फेज़र जो है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी रखता है। एंगुलर स्पीड ऑफ अ फेज़र, तो मतलब ये जो हमारे पास वेक्टर है ये किस तरह से इस तरह से रिवॉल्व करेगा। द फेज़र ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सच एज VOR एंड IOR, मतलब जो पीछे हमने डायग्राम बनाई है उसमें VOR एंड IOR आर रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, जो कि एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं रीजन के अराउंड विद एंगुलर स्पीड इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी। और उनकी जो स्पीड होगी वो एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा डी होगी ऑफ VR एंड ER। जिस तरह से हमारे पास VOR और IOR रोटेट करते हैं, उसी तरह से वहाँ पे मौजूद उसके Y एक्सिस और X एक्सिस पे जो मौजूद VR एंड IR वो भी उतनी ही स्पीड के साथ वहाँ पे रोटेट करते हैं। नेक्स्ट लेंथ ऑफ अ फेज़र, उन फेज़र वेक्टर की जो वेक्टर है उनकी लेंथ कितनी होगी, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उनकी लेंथ उतनी होगी जितना कि उनका हॉरिजॉन्टल से जो है वो वर्टिकल उनकी मैक्सिमम पीक तक उनका जो है वो वैल्यू उसकी लेंथ होगी। द लेंथ ऑफ अ फेज़र वेक्टर रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी सच एज VR एंड IR। तो उनकी
जो है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल उनकी लेंथ होगी। प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर, फेजर की अगर हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर ऑन वर्टिकल एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटीज एट अ टाइम सच एज वी आर एंड वी आर फॉर वोल्टेज एंड आई आर फॉर करंट। तो अगर हम यहाँ पे जो उनकी पीछे डायग्राम है, मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे डायग्राम है, तो यहाँ पे आई ओ आर और वी ओ आर के जो प्रोजेक्शन हम एक्सिस पे ड्रा करते हैं, तो हमारे पास ये आई आर और वी आर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रोटेशनल एंगल है, मतलब वो जब वो रिवॉल्व करता है उसका एंगल क्या है। द रोटेशनल एंगल ऑफ अ फेजर इज इक्वल टू द फेजर ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी एट एनी टाइम। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उसका एंगल क्या है, यहाँ पे ओमेगा डी और टी उसका जो है वो फेजर बेसिकली फेजर एंगल है। ये जो है वो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी फेजर के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि पावर डेसिपेशन क्या है। अब अगर हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं उस रेजिस्टर के, तो पोटेंशियल प्रोवाइड करने से जो उसकी कुछ पार्ट उसका लॉस हो रहा है, करंट का कुछ पार्ट लॉस हो रहा है। आपने देखा है कि वोल्टेज और करंट का दोनों का जो वेव फॉर्म है, उन दोनों में जो पीक वैल्यू है थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब करंट की पीक वैल्यू कम है और वोल्टेज की ज़्यादा है। उनमें फ़र्क किस वजह से आता है, वहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। जब भी करंट जो है वो रेजिस्टर के क्रॉस पास करता है, तो उसकी पावर का या उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट वहाँ पे लॉस हो जाता है। उसको हम पावर डेसिपेशन कहते हैं। तो पावर डेसिपेशन को हम इस तरह से ले सकते हैं कि उसका फार्मूला, पावर का फार्मूला आई स्केयर आर होता है। दूसरा उसका फार्मूला जो है वो, इसके तीन फार्मूले हैं जो कि वी स्केयर ओवर आर है, और एक इसका फार्मूला जो है वो इस तरह से ही आप ओहम लॉ लगा के जो है वो तीनों फार्मूले ले सकते हैं। तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर वाला फार्मूला ले, हमने यहाँ पे आई की जगह पे आई आर इस वजह से लिया है कि ये करंट किस में से पास कर रहा है, रेजिस्टर में से पास कर रहा है। आई आर के पीछे हम वैल्यू देख चुके हैं। इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये आप देखें ओवरऑल इसका स्केयर आ जाता है। इसके स्केयर को ओपन करें तो इसके एम्पलीट्यूड का स्केयर इंटू ये जो आर है इसके एम्पलीट्यूड के साथ आ जाएगा। चूँकि ये बाहर पड़ा हुआ साइन का जो है वो लहदा से फिर हमारे पास स्केयर आ जाएगा। द एवरेज रेट एट विच एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द रजिस्टर इज गिवन एज, इसमें जो एवरेज अगर हम लें, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास करंट आ रहा है या जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है, ये जो पावर आ रही है, अगर हम इसको सारे को ऐड अप कर लें, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ जो है वो पॉजिटिव आती है, कुछ इसकी नेगेटिव आती है अकॉर्डिंग टू इसके ये जो वेव फॉर्म है, इस तरह का इसका वेव फॉर्म होता है। इसमें कुछ वैल्यू जो है इस तरह से इसकी पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव। अगर इसको ऐड करें तो इसका तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको ज़ीरो से बचाने के लिए हम यहाँ पे इसकी जब एवरेज लेते हैं, तो यहाँ पे इस इक्वेशन की जब एवरेज लेंगे तो एवरेज बेसिकली जो हम शो करते हैं इस ग्रेटर एंड स्मॉलर की इस सिंबल से हम शो करते हैं। इसकी भी यहाँ पे जो है ये हमारे पास ऐसे ही लिख देंगे, जबकि ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी एवरेज आ जाएगी, ये एज इट आ जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए, वी नो दैट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ ज़ीरो। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की एवरेज वैल्यू लेते हैं, मतलब हमारे पास ये फोर क्वाड्रेंट हैं, फोर क्वाड्रेंट है हमारे पास। मैं भी आपको यहाँ पे इसके बारे में बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना, वी नो दैट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ ज़ीरो, इसका मतलब क्या है ये बताने जा रहा हूँ। हमारे पास ये फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर इस लाइन के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास क्या आती है, ज़ीरो। साइन यहाँ पे इस एंगल, इस लाइन पे एंगल होता है ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो की इक्वल है। यहाँ पे एंगल कितने, 90, साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। ये हमारे पास इस लाइन पे एंगल होता है 180, और साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। उसके बाद अगर ये लाइन देखिए, इस एंगल यहाँ पे एंगल होता है 270, और साइन 270 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और फिर अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं 0, तो मतलब ये अगर इस पूरे साइकिल के अंदर हम घूमते हैं तो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या है, इन सारी वैल्यूज़ को सम करें और जितनी वैल्यू है उतने से ही डिवाइड करें। मतलब 0 + 1 + 0 एंड -1 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है, 4, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 तो 0 कट जाएगा, मतलब फ़र्क ही कोई नहीं पड़ेगा, और प्लस और माइनस भी आपस में कट जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 4। तो ओवरऑल इसकी एवरेज का आंसर हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज़ 0। तो मतलब इसकी अगर हम साइन थीटा की एवरेज लेते हैं इसका आंसर आता है 0। लेकिन
ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरे कंप्लीट साइकिल के दौरान, बट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्केयर थीटा इज़ 1/2। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे उसका स्केयर ले लेते हैं तब उसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आती है, उसकी वैल्यू 0 की जगह पे 1/2। ये कैसे होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारे पास 0 है, इसको हमने ऐड करना है +1 में, ये हमारे पास 0 है और ये प्लस जब आगे आएगा, क्योंकि हमारे फंक्शन का ये क्या पड़ा हुआ स्केयर है, तो 0 का स्केयर लेने से वही आएगा, 1 का स्केयर लेने से भी वही आएगा, 0 का भी स्केयर लेने से, -1 का स्केयर लेने से क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास इसका स्केयर नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आया था, तो ये सारा कट के 0 हो गया था। लेकिन जब यहाँ पे स्केयर आ जाता है तो माइनस वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू यहाँ पे 4। तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 जब 4 से काट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, बस साइन का स्केयर पड़ा हुआ है। तो इस पूरे फंक्शन की जगह पे फिर हम क्या वैल्यू लगा सकते हैं इसकी, हम यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं 1/2। तो ये आई ओ आर स्केयर इंटू आर डिवाइडेड बाय इस सारे की जगह पे 1/2 वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट अगर आप इसको मज़ीद जो है वो इस स्केयर के अंदर और इस आई यू आर के साथ लिखना चाहते हैं तो तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जब आप स्केयर इसके साथ भी लिख लेंगे तो इसका स्केयर रूट आ जाएगा, आर को हमने ऐसे लिख लिया। तो हमारे पास ये जो हमने आरएमएस वैल्यू पड़ी हुई है करंट की, कि अगर हमारे पास जो पीक वैल्यू है उसको अगर हम यहाँ पे स्केयर रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं तो तब हमारे पास ये आरएमएस वैल्यू आ जाती है। अगर हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये जो आरएस वैल्यू है, ये जो हमारे पास है इसकी जगह पे हमने आरएमएस वैल्यू ली हुई है, ये फार्मूला इसकी जगह पे आरएमएस वैल्यू, इसका स्केयर आ गया और ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आर आ गया। तो दिस रिलेशन शो दैट वी कैन कंप्लीट एवरेज रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेट फॉर अल्टरनेटिव करंट सर्किट जस्ट फॉर अ डायरेक्ट करंट सर्किट इफ़ वी यूज़ आर रूट मीन स्केयर करंट। अगर हम यहाँ पे एनर्जी डेसिपेशन की वैल्यू लेना चाहते हैं तो तब हमारे पास यहाँ पे उसकी रूट मीन स्केयर वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे आर की वैल्यू लिख लेते हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि इसका एवरेज लेने से इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, तो यहाँ पे एनर्जी डेसिपेशन 0 आएगा। दिस रिलेशन शो दैट वी कैन कंप्लीट एवरेज रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेट फॉर अल्टरनेटिव करंट सर्किट जस्ट एज फॉर डायरेक्ट करंट सर्किट इफ़ वी यूज़ रूट मीन। मतलब यहाँ पे अगर हम जो रूट मीन स्केयर की वैल्यू को अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास सिमिलर हो जाता है। ये बेसिकली एसी करंट है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पे रूट मीन स्केयर ले लेते हैं तो ये हमारे पास डीसी करंट को फिर शो करना शुरू कर देता है, और डीसी करंट जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। तो ये उसकी एनर्जी डेसिपेशन का फार्मूला आ जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पार्ट की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।